नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बिहार चुनाव के पहले जो दौर है, जो पहला दौर, उसका कल नामांकन का आखिरी दिन है। और इसी आखिरी दिन में पहले जहां एनडीए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके सेफ साइड में आ गया है, वहीं महागठबंधन में गांठ पड़ गई है और आपस में ही तलवार खिंच गई है। लेकिन इसी मारामारी के बीच आज बिहार के चुनाव में हो गई है यूपी के सीएम योगी की एंट्री। और अपनी एंट्री के साथ ही हिंदू हृदय सम्राट योगी ने हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है। आज उन्होंने विकास और बुरके की एक नई बहस छेड़ दी है। साथ ही योगी ने उठाया है घुसपैठ का मुद्दा। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे योगी के इन दोनों मुद्दों का क्या है पूरा सच, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या एनडीए के पांडवों को मिलने वाला है कर्ण, और कौन है ये कर्ण, और क्यों है ये महागठबंधन से नाराज, और ये कर्ण लेने वाला है आज कौन सा फैसला। पूरा सच में आज इस पर भी होगी चर्चा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार के चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। और अपनी एंट्री के साथ ही उन्होंने अपने उसी खास अंदाज में योगी ने सेंटर, लेफ्ट, राइट विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने आज सहरसा और दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और योगी ने अपने भाषण में बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने विकास बनाम बुर्का की एक नई बहस छेड़कर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की जो इमेज है उसको धूमिल करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने एक शगुफा छेड़ दिया है। उन्होंने विकास नहीं, बुर्का चाहिए उन्हें, ताकि वो फर्जी वोट डालकर यहां के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाल सके। योगी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो यूपी मॉडल जैसा विकास होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने माफियाओं को जहन्नुम में भेजा है। और सीएम योगी ने बिहार में डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए जनता से सवाल किया कि क्या बिहार में घुसपैठियों को छूट देना चाहिए। पहले आप सुनिए योगी के बयान, उसके बाद हम आपको बताएंगे इन बयानों के पीछे की राजनीति। बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। तो सीएम योगी ने ऐसे ही घुसपैठ का मुद्दा नहीं उठाया है। यूपी ही नहीं बल्कि देश के किसी भी अन्य राज्य में जब चुनाव होते हैं तो सीएम योगी उस राज्य की जनता की नस पकड़ लेते हैं। आपको याद होगा कि जब से बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का काम शुरू हुआ है, तभी से ही घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार में लगातार चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के केंद्र में है बिहार के सीमांचल का इलाका। ये वो इलाका है जहां बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और यह माना जाता है कि इसके पीछे घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब हम आपको जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के जरिए वो बताने वाले हैं जिससे पूरा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमने 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़े सामने रखे हैं। ध्यान से देखिए, अररिया जिले में
1991 में मुस्लिम आबादी 38% थी, जो 2011 में बढ़कर 43% 43% हो गई। यानी 20 साल में मुस्लिम आबादी में पूरे 5% की बढ़ोतरी हुई। अब ध्यान से देखिए कटिहार को। 1991 में यहां मुस्लिम आबादी 41% थी, जो 2011 में हो गई 44.5%। यानी 20 साल में यहां 3.5% का उछाल आया। अब चलिए पूर्णिया। 2011 में पूर्णिया जिले में 36.5% मुसलमान रहते थे, लेकिन 2011 में मुस्लिम जनसंख्या यहां पर हो गई 38.5%। यानी इसमें आया 2% का उछाल। अब बात किशनगंज की। यहां 1991 में मुस्लिम आबादी थी 66%। 2011 में यह हो गई 68%। यानी 20 साल में यहां पूरे 2% की आबादी बढ़ गई। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन यहीं आप गलत हैं। अब इस ग्राफिक्स को देखिए ध्यान से, जो हम आपको अगला ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं। आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि 1991 से 2011 के बीच भारत में, बिहार में और अकेले सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी में क्या अंतर, इस अंतर को समझिए। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। 1991 में पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2011 की जनगणना में 14.2% हो गई। इस तरह से पूरे भारत में 1.6% मुसलमान आबादी 20 साल में बढ़ी। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना में हो गई 17.7%। ध्यान रहे, बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी और यह आंकड़ा उसी का है। यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ी 2.9%। अब बहुत ध्यान से सीमांचल का आंकड़ा देखिए। 1991 में सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में हो गई 42.7%। यानी 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई है 4.5% की। वहीं आप भारत और बिहार की आबादी से, मुस्लिम आबादी से तुलना करेंगे तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नजर आता है। तो यह है सीमांचल का पूरा सच। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दानापुर की रैली में सिर्फ विकास और बुर्का पर तो बात की, बल्कि उन्होंने बिहार के लोगों को जंगल राज की भी याद दिलाई। साथ ही यह भी कहा कि आरजेडी ने खुद को उस कांग्रेस की झोली में गिरवी रख दिया है, जिसने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की थी। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल यानी 17 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी, लेकिन महागठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी जारी है। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह यानी सिंबल बांट रहे हैं और बताया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी ने अब तक 45 उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी 22 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं, लेकिन ना तो आरजेडी
ना ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों की आधिकारिक यानी ऑफिशियल लिस्ट जारी की है। मगर सीट शेयरिंग से पहले ही राज्य का सबसे बड़ा वामपंथी दल सीपीआई माले यानी सीपीआई एमएल 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है, तो वहीं सीपीआई भी 6 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर चुका है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम और वीआईपी की सूची का अब भी इंतजार है। और महागठबंधन में मचे इस घमासान से अगर कोई सबसे ज्यादा टेंशन में, तनाव में है तो वो है वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, क्योंकि वो ना तो सिंबल बांट पा रहे हैं और ना ही उम्मीदवारों की सूची ही जारी कर पा रहे हैं। कहां तो वो मीडिया के सामने बार बार उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन अब वो महागठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने कई सीटों पर अब तक मामला फंसा कर रखा है और ऐसे में मुकेश सहनी ने बागी तेवर अपना लिए हैं और लगातार इंतजार के बाद आखिरकार सहनी ने आज आनंद फानंद में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, जिसके बाद महागठबंधन खेमे में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार टलती रही क्योंकि मुकेश सहनी को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने डायरेक्ट उनसे बात की है। और इतना ही नहीं, महागठबंधन की आपसी खींचतान इतनी बढ़ चुकी है कि एक ही सीट पर महागठबंधन में शामिल 2 दल कांग्रेस और सीपीआई ने अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। यह सीट है बछवाड़ा की, जहां कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। और कांग्रेस ने इस सीट से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीपीआई ने अवधेश राय को अपना चुनाव चिन्ह यानी सिंबल जारी किया है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मची रार अब हिंसक होती जा रही है। कल देर शाम पटना एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयरपोर्ट पर कांग्रेस के 2 गुटों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे चला दिए। यह घटना तब हुई जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली से पटना पहुंचे थे। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पैसे लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का यह उग्र प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पार्टी नेतृत्व को लेकर कितना गुस्सा है। हमारी शिकायत है कांग्रेस पार्टी में कहा गया था कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए होगा। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी में रहेंगे, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के, कृष्णा अलावरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता, महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा के हम लोग तमाम महिला, तमाम युवा, हम लोग घर घर हम लोग को यात्रा करवाया, हम लोगों को प्रचार प्रसार कराया और लास्ट में ठग दिया गया। हम लोग सुनिए, 30 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से, ठीक है, ये बताया जाए पिछले बार अशोक गगन को टिकट देकर के टेकारी से बैकफुट पर आ गया इसलिए कि वो वहां के स्थानीय नहीं थे। लेकिन इस साल वहां का फिर से वोट दिए, टिकट दिया गया है। आप देख लीजिए किनको दिया गया है। अखिलेश शर्मा के बेटे को किस आधार पर टिकट दिया गया है, ये बताया जाए। स्क्रीनिंग कमेटी क्यों बनाई गई? हम लोग चाहे चौपाल योजना हो, हर घर झंडा अभियान हो, जमीनी तौर पर हम लोग 1 नंबर पे आए हैं। किस आधार पर अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है, ये बताया जाए। अभी तक बोला गया लिस्ट सिंबल किसी को नहीं था। ये सिंबल अनिल कुमार को कहां से पहुंच गया? आज कौन पहुंचा रहा है इसको? सारा गेम किया गया है, पैसा के बल पर सारा चीजें किया गया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टिकट बंटवारे को लेकर हुई इस मारपीट पर जहां कांग्रेस नेता मदन मोहन झा कोई सीधा जवाब देने से बचते नजर आए, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि टिकट बेचना कांग्रेस की संस्कृति है और जब टिकट बिकेगा तो कार्यकर्ता इसी तरह का व्यवहार करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर जब आपके प्रभारी, आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं तो मारपीट भी हुई है, मारपीट भी हुई है। हम नहीं थे, लेकिन हम आप ही के चैनल पर देखे हैं कुछ। ये सब रिएक्शन होता है, जिनको नहीं मिलता उनके समर्थक उत्साही रहते हैं, वो कुछ कर देते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल पाए, सब निकल जाएगा। कांग्रेस की संस्कृति है टिकट बेचना।
और जब टिकट बिकेगा तो कार्यकर्ता यही करेंगे ही। कांग्रेस हो राजद हो, इन दोनों पार्टी की पहचान है कि इनका कहीं पर अलग से लोग बैठते हैं और जब तक वहाँ पर सेवा नहीं किया जाए तब तक किसी को इन दोनों पार्टियों में टिकट नहीं मिलता है। तो महागठबंधन के दल आपस में ही नहीं भिड़े हुए हैं, बल्कि महागठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ता भी आपस में मारपीट पर उतारू हैं। ऐसा ही एक नजारा आज पटना के होटल मौर्या में देखने को मिला, जहां दोपहर 12 बजे विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चल रही थी। उससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की शर्ट की कॉलर तक पकड़ ली और वहां रखी कुर्सियां फेंक दी एक दूसरे पर। हालांकि बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया और बार बार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस टलती ही जा रही है। तो बिहार में महागठबंधन में सीटों की खींचतान मची हुई है और इस खींचतान के केंद्र बिंदु बनकर उभरे हैं मुकेश सहनी। वो इस बात को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा उनके हिसाब से नहीं हो रहा। आज दिन भर से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं। उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन को टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह बिल्कुल वैसा ही झटका होगा जैसे लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन छोड़ने से इस इंडी गठबंधन को दिया था। वैसे देखा जाए तो मुकेश सहनी और उनकी वीआईपी पार्टी का चुनावी रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बिहार के जो 6 जिले हैं उसमें उनका जबरदस्त प्रभाव बताया जाता है। वो कई सीटों पर हार जीत का गणित तय करते आ रहे हैं। इसलिए मुकेश सहनी जिस भी गठबंधन में होते हैं उस गठबंधन को लाभ जरूर मिलता है। आइए बिहार की राजनीति में सहनी के एंगल को हम समझते हैं। तो 2014 से 2024 तक 10 साल में मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को निषाद जाति के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया है। पूरे बिहार में निषाद जाति की आबादी करीब 2.5% के आसपास है और मुकेश सहनी का मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और सहरसा के इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। यहां तक कि 25 से 30 सीटों पर मुकेश सहनी की जो निषाद जाति है वो हार जीत तय करने में एक बड़ी भूमिका, बड़ा रोल निभाती है। और मुकेश सहनी एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने स्वतंत्र रूप से बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तब तक उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी वीआईपी बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ इन चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़े वो, लेकिन सभी पर उनकी हार हो गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी दोबारा एनडीए का हिस्सा बन गए। 11 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे और 4 सीटें उन्होंने जीत ली। और 2020 के चुनावों के में जब मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे तब इस इलाके में ये ध्यान देने वाली बात है कि एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस वो महागठबंधन के पाले में चले गए और पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो खाता नहीं खोल पाए। और हम आपको एक बात और बता दें कि मुकेश सहनी कभी बॉलीवुड में सेट बनाया करते थे फिल्मों के और अब वो बिहार की राजनीति को सेट कर रहे हैं। और अब बीजेपी मुकेश सहनी की हालत पर तंज कस रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है। उनका सम्मान एनडीए में था, लेकिन आज उन्हें वहां थाली का बैंगन बनाकर फेंका जा रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज, विशेष करके कांग्रेस और राजद, अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। और आज मुकेश सहनी जी ठीक है, इज्जत बचाने के लिए बेचारे थोड़ा चुप रह जाएंगे, लेकिन मल्लाह और निषाद में सहनी समाज में ये मैसेज चला गया कि यूपीए मुकेश सहनी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे घमासान पर जहां पवन खेड़ा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और सीट शेयरिंग की घोषणा भी जल्द हो जाएगी, वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का अंदाज थोड़ा सा धमकी भरा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई गुलामी थोड़ी करा सकता है और किसी भी हालत में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिनको नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है।
सिंबल बंट रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ, सारी स्थिति आपके सामने होगी। सब हो गया है। अब मैंने पहले कहा कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी, समझे। अब कांग्रेस को हर तरह की गुलामी कोई नहीं ना करा सकता है। देश की आजादी कराया, हर तरह की आजादी में कांग्रेस की भूमिका है। आप कांग्रेस को आंख नहीं ना दिखा सकता कोई। तो भैया सब ठीक है, आप चिंता ना करिए। कांग्रेस अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जहां महागठबंधन में घमासान, खींचतान और रस्साकस्सी चल रही है, वहीं एनडीए के 5 घटक जिन्हें पांडव कहा जाता है, उनने सीट शेयरिंग के बाद वो अब तक की 228 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उम्मीदवारों की 3 सूचियों में पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा जताया है। साथ ही जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। वहीं जेडीयू ने भी सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें से 13 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने सीट बंटवारे में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। 37 पिछड़ा वर्ग, 22 अति पिछड़ा, 22 सामान्य, 15 अनुसूचित जाति और 4 अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम और 1 अनुसूचित जनजाति को टिकट दिया गया है। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि जेडीयू ने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मुसलमानों को कम टिकट क्यों दिया। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय के 11 नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका था। और कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि इस बार जेडीयू ने सिर्फ 4 मुसलमान उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। तो जेडीयू ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जैसा हमने आपको बताया, जिसे लेकर आज दिन भर चर्चा होती रही। और इसकी वजह यह है कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक खासी अहमियत रखता है। आइए अब आपको बिहार में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच बताते हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर का बहुत बड़ा रोल है। बिहार की 11 विधानसभा सीटें इनमें से ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं 7 सीटों पर 30 से 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और इसके अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं। इस तरह मुस्लिम वोट बैंक बिहार में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और खेल बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे और इनमें से ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक थे, लेकिन इनमें से 4 बाद में पार्टी से टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। और खैर अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की हम बात करें तो आरजेडी से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा माले से 1 और बसपा से 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू के 11 की 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से कैसे किया नामांकन। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 20,000 रुपए
स्कैम की खुशबू। तुम कौन? मैं वही जो तुम्हें इस स्कैम की रेसिपी बताऊंगा। कैसे? सबसे पहले बारीक कटे छोटे छोटे काम दूंगा, वीडियो देखो, फॉर्म भरो, शुरू शुरू में पैसे भी दूंगा। अच्छा। अब डालूंगा लालच का नमक। तुमसे कहूंगा कि एक डिग्री ले लो और ज्यादा कमाई होगी। डिग्री के बदले तुमसे वसूलूंगा मोटा पैसा। डिग्री के बदले में पैसा देने में क्या बुराई है? बुराई मुझ में है दीदी, क्योंकि वो डिग्री होगी जाली, तुम्हारी जेब होगी खाली। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर घर बैठे पैसा कमाने का वादा करके पूरा घाटा कर जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में बाजी मार रहा है और अब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया और इस दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वो अपने माता पिता के बजाय अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर नामांकन के लिए पहुंचे। इस तस्वीर पर सबकी निगाहें टिक गईं। आपको बता दें कि परिवार और पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। ये सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।